Good morning, students. We are going to start the lesson. Before that, come with me in page number 240. Here you can see how they used to celebrate and how the war was conducted or marriage was conducted. Everything you can see in the painting form, and this is what is written about the Jhanara, Nadira. Then so many people were there, you can find out, and how the king used to sit, how they used to greet, how the women were having their we can say marriage dance or other thing. So this is what the culture was really visual in the paintings and in the decorated form. So today we are going to see title and gifts. Then in the grand titles were adopted by the Mughal emperor at the time of the coronations or after a victory over an enemy. अगर हम देखें तो पुराने समय में महाराज शहनशाह थे, यदि वो कोई जीत हासिल करके आते थे या किसी राज्य का मतलब उनको अपने अंदर जोड़कर आते थे, तो उनके नाम के साथ एक विशेष टाइटल जोड़ दिया जाता था। ये टाइटल जो है साधारण तरीके से नहीं, एक खास व्यक्ति जब वो राज दरबार में जब भी वो आएंगे राजा, तो वो नकवी होते थे, नकवी करके होते थे, वो जोर से और बड़े अदब के साथ बड़े पोएटिकल फॉर्म में उसको गाते हुए बोलते थे। और आप लोगों ने तो पिक्चरों में देखा होगा शहनशाह अकबर जलालुद्दीन ऐसे करके, तो बोलने का एक अदब होता था, तो उस तरीके से रिदमिक सिस्टम में वो बोलते थे, जिससे ऑडियंस के अंदर एक क्या कह सकते फीलिंग एक ऐसा वो हो जाता था कि भाई हाँ महाराज आ रहे हैं, ठीक से बैठिए और उनका सम्मान करिए या खड़े होकर अदब से सलाम करिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुगल जो राजा थे वो अपने पूरी जो क्या कह सकते ये विशेष नाम और विशेष तमगा जो कह सकते हैं हम टाइटल अपनी कॉइन्स के अंदर छपवाते थे। ये एक प्रोटोकॉल था उनका कि वो लोग जो है अपने रिगल यानी कि रॉयल सिस्टम जो है उसका कॉइन के अंदर उस चीज को पूरा करते थे। सम्मान देना, दूसरों को भी सम्मान देना मुगल पॉलिटिक्स का एक मुख्य सिस्टम था। वो कई लोगों को सम्मानित करते थे, विशेष नाम दिया जाता था, कुछ अच्छा करने पर, कुछ अच्छा बनाने पर, कुछ चित्रण करने पर। तो हम यह देखेंगे कि कितने लोग थे जिनको मुगल लोगों ने सम्मानित किया। A man ascend in the court hierarchy could be traced through the title he held. जो भी दरबार में आता उनकी जो टाइटल दी गई है उसके आधार पर पता चलता था कि उसका औहदा कितना है। The title Asaf Khan for one of the highest minister originate with the Asaf. Then legendary minister of the prophet king, that is Suleiman, then titled Mirza Raza was accorded by the Aurangzeb to his two high-rank nobles, Jai Singh and Jaswant Singh. The title could be earned or paid. Title earned भी किया जा सकता है, मतलब मेहनत कर कुछ अच्छा काम किया उससे टाइटल दिया गया। अगर पैसे नहीं तो पैसे देकर भी टाइटल खरीदा जा सकता है। तो जैसे मीर खान offered 1 lakh rupee to Aurangzeb for an alphabet alif. मीर खान को 1000 रुपए देने 1 लाख रुपए औरंगजेब को देने पड़े अपने नाम के आगे ए लगाने के लिए। सो वो जो है अगर हम देखें तो मीर खान थे, तो आमिर खान बनने के लिए वो ए, उर्दू में ए को अलिफ कहा जाता है, तो अलिफ लगाने के लिए उन्होंने इतने पैसे दिए थे, यानी कि उन्होंने अर्न किया, परचेस किया उसको। देन अदर अवार्ड इंक्लूडिंग द रॉब, इसके अलावा राजा के द्वारा पहने गए कई वस्तुओं को भी अवार्ड के रूप में दिया जाता था। जैसे राजा का जो ऊपर पहनने वाला जो ड्रेस होता था, खलियत जो कहा जाता, जो सिर से कंधे से लेके पांव तक होता था,
देन दूसरा होता था शरपट, जो कि जैसे मैंने कहा ट्यूनिक होता था, वो टर्बन, वो भी पटिका जो है वो दी जाती थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वस्त्र आभूषण जो है वो भी गिफ्ट के रूप में दिए जाते थे राजा के द्वारा, जो एक सम्माननीय होते थे जिसको दिया जाता उसको। एक और चीज होती थी जिसे लोटस बूम्स कहा जाता था, ब्लूम्स कहा जाता था, ज्वेलरी। वो एक ज्वेलरी होती थी जो विशेष अवसर पे ही किसी को दी जाती थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भी कोर्ट में आता था वो खाली हाथ नहीं आ सकता था, उसको कुछ ना कुछ राजा के लिए लाना होता था। इसमें पैसा हो सकता है जिसे नजर कहा जाता था, बड़ा पैसा, बहुत सारा पैसा हो तो उसे पेशगी कहा जाता था। और इस तरीके की चीजों को हम देखते हैं कि जो एम्बेसडर्स आते थे राजा से मिलने, जो अपना काम कराने आते थे राजा से मिलने, तो उनको खुश करने के लिए वो इस तरह के गिफ्ट लाते थे। अगर हम देखें तो थॉमस रॉय जो है एक अंग्रेज थे, वो आए थे और उन्होंने असफ खान को तोहफा दिया था। वो अंगूठी वापस उनको लौटा दी गई, क्योंकि वो अंगूठी मात्र 400 रुपए की थी उस जमाने में, इसलिए लौटा दी गई, जिससे थॉमस रॉय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई या उन्हें बुरा लगा। देन हम आ जाते हैं लेसन हमारे इंपीरियल हाउस होल्ड, यानी कि महाराजा के घर में क्या होता था। अभी तक हमने जो पढ़ा वो दरबार और दरबार के रीति रिवाज और प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा। अब जो है फैमिली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इंपीरियल हाउस होल्ड, राजघरानों का घर या महल। देन हम यहाँ देखेंगे इन महलों को वो हरीम कहते थे, क्योंकि पर्शिया में हरम जो है वो उस जगह का नाम होता था, यानी कि पवित्र, शुद्ध, अलग किया हुआ घर, जहाँ पे लोग आराम से सुकून से रहते हैं। इस घर के अंदर मुगल एम्पायर के बहुत सारे लोग रहते थे, यानी कि उनके रिश्तेदारी में उनकी बीवियां और उनके कॉन्ट्रोबाइस अकेले और बहुत सारे उनके नजदीकी रिश्तेदार, जिसमें सौतेली माता और दूसरे दूध पिलाने वाली माता और बहन और बहुत सारी आंटियां वगैरह सब इसके अंदर होते थे। अगर हम देखें तो जो उस समय सल्तनत काल में पॉलीगेमी थी, राजपूत भी पॉलीगेमी को चला रहते थे और मुस्लिम जो थे वो भी पॉलीगेमी में रहते थे। अतः हम देखें तो कई सारे जो है पत्नियां उनकी वहां पर रहती थी। राजपूत कैन मतलब मुखिया और मुगल, इनमें बहुत ज्यादा शादियों का परंपरा था। राजनीतिक रिश्ते बनाने के लिए भी ये शादी करते थे, अतः विदेश से या दूसरी जगह से शादी करके लाए गए और उनकी गिफ्ट और उनकी इलाके को बढ़ाने के लिए ये इस तरीके की हेराजिकल रिलेशनशिप जो है वो बनाई जाती थी। देन अगर हम देखें तो ये मैरिज रिलेशंस के कारण जो रिश्तेदारी, नातेदारी जो है वो काफी परफेक्ट हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो हम ये देखेंगे इन शादियों से लाई गई वाइफ्स को किस तरह से कैटेगराइज करते थे, क्योंकि हरम जो था वहां पे अलग अलग कैटेगरी में जो है औरतों को सम्मान दिया जाता था। जो एरिस्टोक्रेट, रॉयल घराने की, राजघराने की से ब्याह कर लाई गई औरतें होती थी या उनसे ब्याही हुई राजकुमारियां या महारानियां होती थी, उन्हें कहा जाता था बेगम्स। और जो दूसरे राजघराने की नहीं है परंतु राजा ने शादी की है तो उन्हें अगस्त कहा जाता था। परंतु इनके अलावा कॉन्ट्रोबाइंस भी होती थी जो कि सिर्फ शादी करके लाई नहीं होती थी, तो वो अलग होती थी और उन्हें कहा जाता था अगचा। ये सबसे नीचे माना जाता था और शादी के तबके में अगर हम देखें तो शादी में जैसे मुगल एम्पायर में या मुस्लिम्स में देखते हैं कि पैसे डवरी ही लड़की को दी जाती है, एक महर दिया जाता है औरत को और काफी बड़े पैमाने में महर दिया जाता था और जो औरतों को तो और वो जो है उनकी संपत्ति होती थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगह है और अगजस है, इन सब के महीने की पैसे अलाउंसेस होते थे। इनको मैं अपने तबके के अनुसार महल में नौकर, तबके के अनुसार कमरा और तबके के अनुसार यानी स्टैंडर्ड के अनुसार उन्हें अलाउंस अवेलेबल किया जाता था। ये सब फैमिली के लिनेज यानी फैमिली के अंदर माने जाते थे और इनके बच्चे और ये सब एक साथ शिक्षा दीक्षा और आगे बढ़ते थे। इसमें बेगमों में ये एक और चीज होती थी कि भाई कोई भी बेगम जो है
राजा की दृष्टि में सम्मान पा सकती है और उसका स्टैंडर्ड, उसका जो जीवन में, जो उस इलाके में जो है वो मान बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर जो है वो नीचे ही रहेगी बेगम के। कई बार राजा जो है उन्हें ज्यादा सम्माननीय, ज्यादा प्यार करेगा तो उसका सम्मान जो है अगर हम देखें तो हर में ऊपर हो जाएगा। ये एक और चीज थी इसके अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ पत्नियों को मतलब सिर्फ पत्नियां बन के रहना नहीं होता था, उनको बहुत सारे कर्तव्य करने पड़ते थे, जिसके अंदर जो राजघराने राजा उनको कंफर्ट देना, उसके बाद बच्चों को प्यार करके पालना है और अच्छी माता का जो रोल अदा करना है। इसके अलावा और शिक्षा दीक्षा में भी उनकी मदद करनी, ये सारी चीज जो औरतों को उस समय करनी पड़ती थी। इसके अलावा इस महल के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है, मैं किरदार बोलूंगी उससे क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे। तो वो व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, इन्हें कहा जाता था ख्वाजा सुहाग। ये जो ख्वाजा सुहाग होते थे वो स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, ना ये औरत होते थे ना ये आदमी होते थे, पर ये इतने ट्रेंड होते थे, इतने और फेथफुल होते थे, इतने जस्टिसफुल होते थे, जिसके लिए वाकई इन्हें सल्यूट करना चाहिए। हम कहने को अभी मैं शब्द बोलूंगी तो आप भी हंसेंगे कि नहीं जुड़े, परंतु वो कई लोगों को तो बना दिया जाता था, स्लेव्स को ऐसे बनाकर ट्रेन करके, अच्छी तरह से ट्रेन करके ही लाकर महल में दिया जाता था, क्योंकि इनकी लॉयल्टी पे, ख्वाजा सुहाग के लॉयल्टी पे पूरा महल चलता था। राजा निश्चित रहता था कि भाई हाँ ये मेरी औरतें जो है सेफ और सिक्योर है, क्योंकि ये तो जो है एक क्या कह सकते मतलब कुछ भी इसका ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ये कुछ लेके भागेगा किसी चीज को या कुछ। तो अल्टीमेटली ये लोग जो है यूनिट छोड़ देते, यानी कि तब कोई सेक्सुअल जो सिस्टम नहीं बोल सकते कि मेल है कि फीमेल है। ये जो है सुरक्षा गार्ड के रूप में ये फीमेल्स के लिए हर काम जो है ये करते थे और इतना ये कॉमेडी भी करते थे, उनका दिल बहलाना, उनके हर एक मदद को काम को पूरा करना। यहाँ तक कि कई ख्वाजा सुहाग के बारे में सुना, बेसहारा के बारे में, कि उन्होंने अपनी जान तक दी, खुद जहर खा के जान दिए ताकि अपनी महारानियों का क्या है सच्चाई और उनकी चीजों को क्या प्रोटेक्टेड रह सके। देन इसके बाद अगर हम देखें तो कहने के लिए ये जरूर है कि फीमेल्स जो है वो हरम में रहती थी, परंतु अगर नूरजहां काल को देखें तो नूरजहां काल में जो क्वीन और प्रिंसेस थी वो एजुकेटेड थी। फाइनेंशियल रिसोर्स वैसे तो इनका जैसे अलाउंस था, परंतु इस समय वो लोग खुद पढ़ रही और पढ़ने के कारण उनके अंदर जो टैलेंट और जो उनका नॉलेज था वो बढ़ा, जिसके कारण जो शाहजहां की बेटियां थी जहांआरा और रोशनारा वो खुद अपने आप में एक हाई एम्पेरल मनसदार की पोजीशन में पहुंची। ना सिर्फ ये, अगर हम देखें तो दिल्ली और कई इलाके का डिजाइनिंग उन्होंने खुद किया, वो आर्किटेक्चर भी जानती थी और आर्किटेक्चर का काम भी करती थी। जहांआरा इज एडिशनल रिसीव द रेवेन्यू। जहांआरा के पास तो सूरत का पोर्ट भी था, सूरत के पोर्ट के अंदर जो लोहे का जाना या कोई और दूसरा काम और जितनी भी लग्जरी चीजें थी जो समुद्र के आर पार का व्यापार था, उसका पूरा ब्यौरा जहांआरा रखती थी। So can you imagine girls that you can do a big job if you are educated and well qualified and have your full confidence on you. Okay, तो यहाँ पर मैं रोकूंगी अपना लेसन। तो आप देखिए कि एक महल के अंदर कितने सारे लोग, कितने तरीके के काम और कितनी सारी जिम्मेदारियां, और हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाना काफी बड़ी चीज दिखाई देती है। पर ये सब हमारे पास नहीं पहुंचता अगर इसे लिखा नहीं जाता, ये हिस्ट्री के रूप में आपके पास नहीं आता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मुगल कोर्ट में क्या होता था और मुगल जो कह सकते हैं कि हरम में क्या होता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।